प्रोस्टेट कैंसर होता क्या है और ये डेवलप कैसे होता है? इसमें एक गठन डेवलप होती है जिसको हम कैंसर बोलते हैं। कोई स्पेसिफिक रीजन? जेनेटिक रीजन। कैसे डिसाइड करते हैं कि प्रोस्टेट कितना फैला है, कौन से स्टेज में है? जैसे कि लिम्फ नोड में चला गया, लीवर में चला गया, तो उसको स्टेज 4 बोलते हैं। पीएसए का रेगुलर स्क्रीनिंग करवाने कोई क्यों जाएगा जब उनको कोई साइंस और सिम्टम्स है ही नहीं? तो हम डर के मारे कुछ टेस्ट नहीं करवाते कि भाई मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। हमारा कंबाइंड एक्सपीरियंस मोर देन 1500 रोबोटिक सर्जरीज का है। डर के आगे ही जीत है, स्पेशली इन कैंसर। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यूरो वेलनेस पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट अनुजा पुरोहित। आज के पॉडकास्ट का जो टॉपिक है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि सबके लिए क्रूशियल है समझना, बट इट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड या निग्लेक्ट होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जो वर्ल्ड वाइड प्रिवेलेंट है और ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है अमंग मेन। तो ये चीज़ के बारे में डिस्कस करना बनता है और बहुत सी ऐसी मिथ्स भी हैं जो प्रोस्टेट कैंसर को लेके और कैंसर शब्द को लेके हमारे मन में होती है। आज के इस पॉडकास्ट में हम ऐसे मिथ्स के बारे में भी जानेंगे, फैक्ट चेक करेंगे, प्रोस्टेट कैंसर की अर्ली साइंस के बारे में, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रिवेंशन के बारे में भी जानेंगे और सबसे ज़रूरी चीज़ अर्ली स्क्रीनिंग के बारे में जानकारी लेंगे। और ये सारी प्रोस्टेट कैंसर की ABCD हमको समझाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं दो एक्सपर्ट्स, इंडिया के लीडिंग यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विपुल तिलवा, डॉक्टर हेमांग बख्शी हमारे साथ जुड़े हैं अहमदाबाद से, जो HCG आस्था कैंसर सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। डॉक्टर विपुल, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। डॉक्टर हेमांग, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू अनुजा। डॉक्टर हेमांग का तो बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस रहा है अपने करियर में। डॉक्टर विपुल भी बहुत एक्सपर्ट हैं अपने इस फील्ड में। यूरोलॉजी का फील्ड चूज करने के बाद डॉक्टर हेमांग आपसे जानना चाहेंगे, यूरो ऑन्कोलॉजी में स्पेशलाइजेशन ये आपने क्यों चुना? 30 साल पहले जब मैं यूरोलॉजी पास करके ट्रेनिंग के लिए गया, आई गॉट अ स्कॉलरशिप US में टू स्टडी डिफरेंट स्पेशलिटीज ऑफ यूरोलॉजी। तब डिसाइडेड नहीं था कि कौन सी स्पेशलिटी मैं आगे करियर के लिए चुनूंगा। बाकी की स्पेशलिटीज़ है, जैसे स्टोन सर्जरीज है, लैप्रोस्कोपी है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज है, वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से लोग करते थे। बट मैंने उधर लीडिंग एक्सपर्ट से प्रोस्टेट कैंसर के लिए रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी का सर्जरी पहली बार देखा, एक्सपीरियंस किया, एंड जो यहाँ इतना पॉपुलर तब नहीं था और बहुत कम लोग करते थे पूरे देश में। इनफैक्ट आई स्टार्टेड द प्रोग्राम एंड डिड द फर्स्ट रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी इन गुजरात, दैट वाज वे बैक इन 97। तो तब मुझे लगा कि यहाँ पे ज़रूरत है अवेयरनेस की, बिकॉज पेशेंट्स प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ने ही वाले हैं। तो इसको करियर बनाए ताकि पेशेंट्स वुड ऑल्सो बेनिफिट और हमें भी एक अलग करियर पाथवे का लाभ मिले, बोथ पेशेंट्स को और सर्जन्स को भी। वी गेट टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्जरी इन यूरो ऑन्कोलॉजी, प्रोस्टेट कैंसर के लिए, ब्लैडर कैंसर के लिए। तब से मैंने डिसाइड किया कि इवेंचुअली मैं बाकी की यूरोलॉजी की सर्जरीज को छोड़ के खाली यूरिनरी ट्रैक्ट के कैंसर पे फोकस करूँगा। और आफ्टर अ फ्यू ईयर्स मैंने बाकी की सर्जरीज छोड़ के इसके ऊपर ही फोकस किया, और फिर तो रोबोटिक सर्जरी आ गई। देन इट हैज़ कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज द फील्ड ऑफ यूरोलॉजिकल कैंसर्स। तो उसके साथ हमने पूरा
evolution and separation of uro-oncology, segregation of uro-oncology into some another specialty. Abhi to it is well accepted all over कि this is a different kind of specialty in urology, most sought after specialty in urology. So it has been a long journey, but it has been very rewarding, and I am happy I did that. Great to know about your journey, doctor. इतनी लंबी करियर में when you look back, क्या ऐसा कोई मेमोरेबल केस आपके जहन में आता है जो आपको एक तरीके का सेटिस्फैक्शन दे, जो आपने सोसाइटी से सीखा है, उसमें से आपने सोसाइटी को कुछ वापस दिया है, ऐसी फीलिंग आपको मिले? बिल्कुल, वैसे तो बहुत सारे केसेस इंटरेस्टिंग हो चुके हैं, बट आई वुड लाइक टू मेंशन जस्ट 2 केसेस. वन इज द पहला ही फर्स्ट केस जो मैंने रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी किया, ओपन सर्जरी हमारे ही हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में, एंड इट वाज अ चैलेंज बिकॉज जहाँ से मैं सीख के आया था वहाँ यूएस में द इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफरेंट, द लाइटिंग्स आर डिफरेंट, द इंस्ट्रूमेंट्स आर डिफरेंट. यहाँ पे it's a different scenario in a government hospital with different kind of people assisting you. So ये सब काफ़ी चैलेंजिंग रहा, लेकिन मैं कर सका फर्स्ट केस, एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ व्हेन द पेशेंट गॉट डिस्चार्ज, तो मुझे लगा कि नहीं, आई कैन डू दिस हियर एंड स्टार्ट. तो द लॉन्ग सर्जरी 4-5 घंटे लगे और बहुत मुश्किल से हम वो कंप्लीट कर पाए, बिकॉज वहाँ पे इट इज़ अ रेगुलर सर्जरी फॉर देम, और सारे स्टाफ, सारे इक्विपमेंट आर गियर्ड टू इट. यहाँ पे पहली बार मैं कर रहा हूँ तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आए. सो लेकिन मैं कर सका. आई एम थैंकफुल टू आवर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट इन सिविल हॉस्पिटल फॉर दैट ऑल्सो. तो माई प्रोफेसर बिलीव्ड इन इट. सो दैट वॉज द फर्स्ट हर्डल कि मुझे लगा कि नहीं, ये मैं क्लियर कर चुका, तो मैं आगे चल के आई एम श्योर कि मैं ये सर्जरी को ज़्यादा पॉपुलराइज करके और ज़्यादा अच्छे से डेवलप करके मैं यूरो ऑन्कोलॉजी एज ब्रांड डेवलप कर सकता हूँ. दैट इज़ द फर्स्ट केस. सेकंड केस आई रिमेंबर वाज अ केस इन विच किडनी कैंसर का एक केस है, जो जहाँ पे किडनी का ट्यूमर आईवीसी जो वेन बोलते हैं बॉडी की, वो जाती है हार्ट तक, और उसको कार्डियक प्रॉब्लम्स भी साथ, तो ये बहुत रिस्की सर्जरी होती है. सो विद द हेल्प ऑफ कार्डियक सर्जन, बहुत साल पहले हमने अहमदाबाद में, वी आर द फर्स्ट टीम टू डू इट विद अ कार्डियक सर्जन, कंप्लीट हार्ट को कूल करके. इट टुक 6 to 8 hours, एंड द पेशेंट को साथ में कार्डियक बाईपास भी हुआ और कैंसर की ट्रीटमेंट भी हो गई. सो इट वाज वेल कवर्ड बाय द मीडिया एज वेल. बट द थिंग इज कि दैट was very challenging, and the outcome, both me and Dr. Vipul were there in that case, and that outcome also gave us immense satisfaction, more than any other surgery, because then you feel that this is your true calling, ki I am meant to do this surgery, and that satisfaction beats anything else in life. So you know that the patient went off home very well. उसके बाद तो हमने कई ऐसे cases किए, but that was the first. So the first cases which are challenging, which you have never done, and then when you do that, you feel so good about it. Yeah, and mission accomplished as well. So मिशन अकम्प्लिश्ड. yes. डॉक्टर विपुल, आई वाज टोल्ड कि आप यूके में पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ से आप इंडिया वापस आए, अपनी पढ़ाई एंड करियर को इंडिया में आपने आगे बढ़ाने का सोचा. सबसे पहले तो ऐसा ख्याल आपको क्यों आया? बेसिकली पहले मैं इधर ही ट्रेन हुआ था डॉक्टर बक्सी के साथ, गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ से मैंने यूरो ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग ली. फिर आई गोट ए अपॉर्चुनिटी टू गो इन टू द यूके इन बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइक कैम्ब्रिज एंड साउथर्न यूनिवर्सिटी. सो मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ पे मैं जाता हूँ, दुनिया का नया एक्सपीरियंस करता हूँ. सो आई वॉज देयर, आई डिड माई MCH, एंड देन आई विथ गोल्ड मेडल इन फ्यू सब्जेक्ट. एंड उसके बाद में मैंने अपना जो वर्ल्ड की अच्छी FRCS रेप्यूटेड डिग्री है वो भी क्लियर किया उनके बोर्ड में से. उसके बाद में मैं वहाँ पे कंसल्टेंट बना. तो आई परफॉर्मिंग मैनी सर्जरीज. मैंने कम से कम 1000 से ज़्यादा सर्जरी वहाँ पे किया. लेकिन अल्टीमेटली everyone have some point of happiness, you know. So मैंने अपने अंदर झांका कि मेरा what is the point for me where I got
मैक्सिमम हैप्पीनेस के, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो फिर जब मैं सर्जरी करता हूँ पूरे दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू नो देयर आर टू टाइप ऑफ टायर्डनेस। वैसे कुछ ना करो पूरे दिन घर पे बैठे रहो तो भी आप शाम को टायर्ड होते हो, ठीक है, और कुछ काम करके भी आप टायर्ड होते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप काम करते हो उसके बाद टायर्ड लेकिन आपको अच्छा लगता है, दिस इज कॉल्ड हैप्पी टायर्डनेस, यू नो। सो व्हाट आई फील कि मैं काम करके सर्जरी करके मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि बोथ साइड, यस, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज देयर इन यूके इज गुड, बट आई कैन नॉट ऑपरेट एक दिन से ज़्यादा मैं हफ्ते में सर्जरी नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है कि इंडिया इज़ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री, राइट, एंड समथिंग व्हाट आई फील कि जो मैंने वहाँ पे देखा कि थोड़ा लेजी है और मेरा नेचर एग्रेसिव है। फिर दूसरी चीज़ है कि जो वहाँ पर है इधर इंडिया में भी वही है, और मेरा फैमिली, माय गाइड, my kids all are happy here, so I think I will move back to India. Still I'm going there few months in a year to perform surgery, but I like my country, my people. So डॉक्टर विपुल, जब भी किसी चीज़ में हमें डिसीजन लेना होता है, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है या कुछ अलग करना होता है, तो एक ऐसी मोमेंट आती है जब हमको लगता है कि बस अब यहाँ से ये चीज़ मुझे या तो छोड़नी है या इससे आगे निकलना है। तो ऐसी कौन सी मोमेंट थी जब आपको लगा कि अब मुझे बस बैग पैक करके अपने देश वापस लौटना है? ये क्वेश्चन जो आप अभी मुझे बता रही है उसके लिए आज तक मुझे ये क्वेश्चन किसी ने पूछा, बट देयर वाज ए वन डे कि उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई वांट टू गो बैक टू माय कंट्री, आई वांट टू गो बैक टू इंडिया। मैंने, मेरा फ्रेंड का एक 8 साल का छोटा बच्चा था जिसको सीवियर पेन हुआ एब्डोमेन में। उसको एग्जाम, वो इमरजेंसी में गया, वहाँ पे एग्जामिनेशन किया गया जी, जनरल प्रैक्टिस ने उसको दवाई दिया। उसके बाद तो 3-4 दिन उसने दवाई लिया, अच्छा नहीं हुआ। तो फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि, तो मैं फ्री बैठा था, मैंने देखा कि मैंने बोला कि तू आजा घर पे। तो मेरे घर पे आया, मैंने उसको एग्जामिन किया। एब्डोमेन तो सही था, लेकिन जब मैंने उसका टेस्टिस का एग्जामिन किया तो देयर वाज ए लम्प इन टेस्टिस, उसमें गठन थी टेस्टिस में और वो टर्न हो गया था, जो बेसिकली वहाँ के जो जनरल प्रैक्टिशनर थे उसने उसको मिस किया। हो सकता है कभी, बिकॉज दिस इज द रेयर थिंग, बट मैंने लिख के दिया कागज़ पर के दैट माइट बी द पॉसिबिलिटी दिस स्मॉल किड्स might have a testicular tumor which need urgent treatment because it's aggressive cancer, राइट, and it will spread very rapidly. So मैंने लिख के दिया और मैंने उसको बात भी किया कि ज़रूरत पड़े तो ये मेरा नंबर है, so someone call me. So जनरली क्या होता है कि 14 ईयर्स के नीचे वो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में जाते, यूरोलॉजिकल या यूरो ऑन्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में नहीं आते। तो फिर वो जाता है, फिर उसका थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर उसको टाइम दिया जाता है कि भाई ये एनाल्जेसिक ले लो, 5 दिन के बाद वापस आओ। फिर जाता है, फिर 15 दिन का टाइम मिलता है। सो व्हेन आई वाज सीइंग दैट इट विल टेक अराउंड 1.5 months टू गेट ऑल द प्रॉपर ट्रीटमेंट। सो जब मैं उस बच्चे को देखता हूँ तब मुझे चलता है ये अगर इंडिया में होता या मेरे बच्चे के साथ या किसी के बच्चे के साथ ये होता तो इसकी ट्रीटमेंट जब वो मुझे 9 बजे बताता है तो 10 बजे हो जाती है, ठीक है। एंड दिस मच टाइम टेक्स 1.5 month फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट। सो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड नो, आई विल गो बैक टू माई होम वेयर this type of treatment where you need emergency will be carried out immediately or finished very rapidly. So that is the point where I decide to come back to India. Right. That's really great and that's actually inspiring क्योंकि हर एक की लाइफ में ऐसी मोमेंट आती है and you get to choose what is right for you, what is your calling. Thank you, Dr. Vikul. Thank you, Dr. Hima, for sharing such beautiful moments of your journey. Now, let's jump to our topic, that is prostate cancer.
डॉक्टर विपुल, I'd like to start with you. दर्शकों को ये बताइए कि प्रोस्टेट कैंसर होता क्या है और ये डेवलप कैसे होता है? बेसिकली प्रोस्टेट एक जो कि अंग है वो मेल के अंदर यानी कि पुरुषों में होता है। वो पेल्विस के नीचे के भाग में और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे के भाग में एक ग्रंथि होती है जिसका मेन पर्पस होता है कि जो सीमेन बनता है उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, ताकि प्रॉपर फर्टिलिटी जो होती है वो मेंटेन रहे, और जो शुक्राणु होता है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर ली जाए। हालांकि एज के बाद लाइक 50-60 ईयर जब भी फैमिली कंप्लीट होते उसके बाद में प्रोस्टेट का ज़्यादा रोल बॉडी में रहता नहीं है, लेकिन एज के साथ जैसे कि कॉमन एज ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इज अराउंड 66 ईयर्स और आफ्टर 60 ईयर्स इसमें एक गठन डेवलप होती है जिसको हम कैंसर बोलते हैं। प्रोस्टेट एनलार्ज होना ये आम बात है, सभी ओल्डर एज मेल के अंदर उसका एनलार्जमेंट होता है, लेकिन सब में कैंसर होना जरूरी नहीं है। 3 to 5% ऑफ पेशेंट जो कि सब में एनलार्ज होता है जिसको हम BPH यानी कि बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं, हालांकि वो कैंसर नहीं है, सादी गठन की एनलार्जमेंट होती है, प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट होती है। इसमें 3% लोगों में कहीं कोई कैंसर होने की संभावना रहती है। राइट। तो बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हमेशा ही कैंसर में कन्वर्ट होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है? ये दोनों चीज़ अलग है। बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट ऑलमोस्ट कॉमन है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जैसे कि 50 साल 60 साल उसमें एनलार्ज होना ये कॉमन है। सब में कैंसर होना जरूरी नहीं है, वो कहीं अदर पार्ट पे कहीं अदर रीज़न होता है कैंसर होने के लिए। दोनों चीज़ें अलग है, दोनों चीज़ें मिक्स नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा प्रेवलेंट होती जा रही है। डॉक्टर हिमाक, आपका क्या मानना है, पिछले 30 सालों में आपने प्रोस्टेट कैंसर की जो पहले साइन सिम्टम्स लोग लेके आते थे और अब जो एडवांसमेंट साइन सिम्टम्स या उसकी अग्रेसिवनेस में हुई है, क्या फ़र्क देखने को मिलता है आपको? काफ़ी कुछ बदल गया है ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स जो मैं देख रहा हूँ प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट और प्रेजेंटेशन दोनों में। सबसे पहले प्रेजेंटेशन की बात करें तो द इंसिडेंस हैज इंक्रीज। व्हाट वी यूज्ड टू सी बिफोर 30 इयर्स, द नंबर ऑफ पेशेंट्स वी यूज्ड टू सी वेयर फ्यूअर, मतलब कम इंसिडेंस था, और मोस्ट ऑफ देम प्रेजेंटेड एट एन एडवांस स्टेज कि बीमारी आगे बढ़ गई है, फैल चुकी है, क्योर नहीं हो सकती। So the stages were advanced and the incidence was low. Now this has changed because of many reasons. One is called the rise of the silver tsunami. So it's across the world. The longevity of a man has increased. A man lives more. Previously life expectancy in India was say 60-65. Now today it is 73. Western countries is still more. We see many people living healthy lives in their 80s and 90s, right? सो जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है वैसे प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता है इंसिडेंस, बिकॉज इट इज़ अ हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर. सो इट इज़ नॉट यूजुअली कॉज्ड बाय सम सब्सटेंस एब्यूज के जैसे स्मोकिंग से होता है. कई कैंसर्स होते हैं जैसे स्मोकिंग से होता है, लंग कैंसर फॉर एग्जांपल, राइट, और ब्लैडर कैंसर. प्रोस्टेट कैंसर में ऐसा कुछ है नहीं कि तुम एट्रीब्यूट कर सको कि स्मोकिंग से हुआ या डाइट से हुआ, राइट. सो इट्स जस्ट अ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है पुरुष के बॉडी में 50 साल के बाद, विच लीड्स टू सम कैंसरस चेंजेस इन द प्रोस्टेट, और 50 साल के बाद उसका इंसिडेंस बढ़ता है. तब तक 90s में कोई आदमी है तो देयर इज अ 50% चांस कि उसको प्रोस्टेट कैंसर है. सो एज द इंसिडेंस राइजेस एज द एज राइजेस, इट्स अ सिंपल थिंग. So that is one, the rise of incidence is attributed to increased aging. ये पहला पॉइंट है. सेकेंडली बेटर डायग्नोस्टिक्स भी है हमारे पास, बेटर अवेयरनेस है. दैट इज अनदर पॉइंट कि इंसिडेंस ज़्यादा मिल रहा है, पहले डायग्नोज नहीं होते थे. अभी हमारे पास बहुत से ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है. द थिंग विच इज रेवोल्यूशनाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर सीन इज द PSA टेस्ट. ब्लड टेस्ट है जो एक सिंपल टेस्ट है जहाँ पे 10 से ज़्यादा अगर इसकी वैल्यू है तो आप बोल सकते हो कि उसके प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. सो ये PSA का टेस्ट हर एक हेल्थ चेकअप प्रोग्राम में आपको देखने मिलेगा मेल्स में. जैसे हम डायबिटीज़ चेक करते हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, वैसे PSA इज़ एन इंटीग्रल पार्ट की हेल्थ चेकअप में होता है.
सो जो प्रोफाइल बदली है पेशेंट्स की, अभी एटलीस्ट सिटीज़ में ये हमें मिलता है कि पेशेंट्स कम विथ जस्ट एन एलिवेटेड PSA रीडिंग। जैसे कहीं का शुगर बढ़ गया, हेल्थ चेकअप में मालूम पड़ा कि डायबिटीज़ है, उनको सिम्टम्स नहीं है। वैसे ही प्रोस्टेट कैंसर में PSA बढ़ गया, उनको कैंसर है बट अर्ली स्टेज का है, देयर आर नो सिम्टम्स। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच हैज़ हैपन्ड कि हम डायग्नोज अर्ली स्टेज में करने लगे प्रोस्टेट कैंसर को बिकॉज ऑफ अ सिंपल ब्लड टेस्ट। सो क्या हो रहा है कि अर्ली स्टेज डायग्नोसिस है तो अर्ली ट्रीटमेंट है और क्योरेटिव ट्रीटमेंट है, विच नेवर यूज्ड टू बी देयर से 20 years बैक। सो इट इज द की डिफरेंस। आउटकम है वो भी ऑफ हाँ, कोर्स थोड़ा अच्छा ही है। अच्छा है। सो अवेयरनेस, PSA टेस्टिंग, लॉन्जिटिविटी, एंड द लास्ट थिंग आई वुड से इज कि बहुत सारी नॉवेल ट्रीटमेंट्स, अच्छी ट्रीटमेंट्स, मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स। पहले प्रोस्टेट कैंसर में देयर वाज ओनली हार्मोनल थेरेपी। कोई भी स्टेज में हार्मोन थेरेपी दे दो, दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट वी हैड एट दैट टाइम। अभी सर्जरी है, इट इज एडवांस्ड ट्रिमेंडसली फ्रॉम ओपन सर्जरी टू लैप्रोस्कोपी टू रोबोटिक्स, और रेडिएशन थेरेपी इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड अ लॉट, टारगेटेड प्रिसाइज रेडिएशन थेरेपी, साइबर नाइफ, tomotherapy, etc. Or medical therapy is also advanced. There are a lot many newer agents which have come up, right? So ये सब चीज़ों के हिसाब से prostate cancer की treatment has become more effective and the survival rates have also improved. So we are seeing a sea change in what it was a few years back to what it is now. राइट। डॉक्टर विकुल, क्या सर्टन एथनिक्स ग्रुप में प्रोस्टेट कैंसर का प्रेवलेंस ज़्यादा होता है और कुछ रीजन्स में जहाँ लोग बसते हैं कैंसर का प्रेवलेंस कम होता है, ऐसा कोई रिलेशन है? यस, डेफिनेटली। हालांकि हम अभी 2020 का ग्लोबल डेटा देखने जाए तो सबसे ज़्यादा इसका जो प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस है वो अफ्रीकन अमेरिकन्स में है। सो ये कैंसर ज़्यादातर नॉर्दर्न अमेरिका, फिर नॉर्दर्न यूरोप, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न यूरोप एंड सम सब सहारन एंड अफ्रीकन कंट्री में ये ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि इन एशियन कंट्री में और ये जो चाइना वाला बेल्ट है उन रीजन में इसका प्रिविलेंस बहुत कम है। So actually India has lesser incidence than the West. Yeah, well, 4 times less. Okay, and why so? कोई specific reason? Genetic reasons. Okay, so genetics play a major role in yes, prostate cancer. definitely, yeah. Genetic play a major role in incidence of prostate cancer. तो क्या ओबेसिटी या ऐसी कोई और हेल्थ कंडीशन प्रोस्टेट कैंसर के प्रेवलेंस में कुछ रोल प्ले करती है, डॉक्टर एवांग? So obesity in itself is not directly linked to increased incidence, but certain genetic factors. So अगर आपके फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर है, so then the chances would increase कि suppose फादर को प्रोस्टेट कैंसर है तो the incidence would increase to 2 to 3 times इसको सिबलिंग। सो द इम्प्लीकेशन इज कि उनको हेल्थ चेकअप जल्दी करना पड़ता है, अर्लियर करना पड़ता है, इवन इफ देयर आर नो सिम्टम्स। द चेकअप बिकम्स एट द एज ऑफ 45 जिसके फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर है, इसलिए। सेकेंडली, हम जेनेटिक टेस्टिंग करवा सकते हैं कुछ जीन म्यूटेशंस देखने के लिए, BRCA1, BRCA2, देयर आर अदर जीन्स विच आर लिंक टू फैमिलियल प्रोस्टेट कैंसर सिनेरियोस कि हम ये डिटेक्ट करें। सो जेनेटिक जो प्रोस्टेट कैंसर्स है उनको हम एग्रेसिवली ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज एंड आई हैव सीन फैमिलीज, आई हैव ऑपरेटेड एक्चुअली वन फैमिली, 3 brothers had prostate cancer, I did surgery for all 3, so ये भी होता है। So one brother got it and the other 2 got their health checkups done and detected it, so ओके, that is तो अर्ली स्क्रीनिंग आई गेस ये गेम चेंजर हो सकता है जब हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें। अर्ली स्टेज में अगर हमें डिटेक्ट करना है तो टाइमली स्क्रीनिंग इज इम्पोर्टेंट। यस डॉक्टर बिल्कुल, आपका क्या मानना है इसके बारे में? अभी तक टूरिया ने पहले तो यही सोचता कि अभी स्क्रीनिंग करो, प्रोस्टेट को डिटेक्ट करो, फिर उसकी ट्रीटमेंट करो। लेकिन यहाँ पे इस कैंसर में थोड़ा थिंकिंग अलग है। थिंकिंग किस तरह से अलग है कि अगर आपने सबका PSA करा दिया, ठीक है, PSA अगर आप देखने जाओ तो 150 रुपीज़ का PSA होता है इंडिया के अंदर, लेकिन पूरे इंडिया के सब जो भी है मोर देन 50 ईयर्स का सबका PSA करा दिया, ठीक है। तो अभी वेस्टर्न कंट्री में यही सिनारियो अभी बिफोर 20 ईयर्स 30 ईयर्स लाइक मैं बात करूँ 1990 से 2000 की बात करूँ तो अमेरिका के अंदर फर्स्ट PSA का स्क्रीनिंग आया। तो सडनली इतना कैंसर रेज डिटेक्शन इतना रेज हुआ कि भाई ये देयर इज ए 30% इंक्रीज इन इंसिडेंस डिटेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। ओके,
प्रोस्टेट कैंसर में देयर आर 2 एंड्स. वन एंड ऐसा है कि एक लो ग्रेड कैंसर होता है. जैसे कि आप 70 इयर्स 80 इयर्स 90 इयर्स पे जाओगे और उसका प्रोस्टेट का बायोप्सी करोगे तो आपको कैंसर मिलेगा. दैट डजंट मीन कि ये उसको मार देगा. ठीक है, ये दिस विल ग्रो वेरी स्लोली. सो पेशेंट विल नॉट डाई ड्यू टू प्रोस्टेट कैंसर. दिस इज कॉल्ड हम जो बोलते हैं उसको स्लो ग्रोइंग कैंसर बोलते हैं. एक एंड वो है कि विच इज एक्चुअली ए कैंसर. वो एक्चुअली पेशेंट पे सिम्टम आता है, प्रोग्रेस होता है और देयर माइट बी ए रिस्क ऑफ डेथ. सो ज़्यादा कैंसर आप स्क्रीनिंग करोगे ज़्यादा कैंसर मिलेगा, बट वी डोंट नो विच कैंसर इज मोर फेटल एंड विच कैंसर इज जस्ट ए डोरमेंट कैंसर विच विल नॉट ग्रो. सो उसके बाद में दूसरा स्टेप आया, तो फिर उसको स्क्रीनिंग कैसे किया जाए, सबको किया जाए या फिर पर्टिकुलर पेशेंट को किया जाए. तो देयर इज ए ग्रुप and almost all country agree on the part that we will select some group and we do the screening test, right? अभी इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी को सिम्टम्स है, लाइक यूरिन का कोई प्रॉब्लम है या फिर एज है या फैमिली हिस्ट्री में जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर है, फैमिली हिस्ट्री में जैसे कि कोई ब्रेस्ट कैंसर है, तो देयर माइट बी हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रोस्टेट कैंसर इन फ्यूचर. तो उन लोगों को ऑटोमेटिकली PSA स्क्रीनिंग होता है. लेकिन इंडिया में क्या है कि थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है. ठीक है, यहाँ पे जो पेशेंट खुद ही अपनी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि कोई गवर्नमेंट उसको टेस्ट करवाएगी या फिर कोई कंपनी उसको चेक करवाएगी. सो खुद ही उसका रिस्पॉन्सिबल है. सो in my view, in India, it's better to go for PSA test. Okay. So it's nothing wrong because it's very cheap. You can do everywhere, in even at the simplest lab near to your house or your home or near to your office, and they will give immediate result within 2 to 3 hours. So if your PSA is raised, okay, you have to consult your urologist or your doctor. Okay. For the further management. Right. So मेरे हिसाब से in India screening is not a bad idea. बिल्कुल. So everyone, those who are more than 50 years should or go for PSA screening test. Right. डॉक्टर विपुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन जनरली क्या होता है कि लोग ब्लड प्रेशर चेक करवाने या अपना डायबिटीज़ चेक करवाने के लिए भी रेगुलरली नहीं जाते. डॉक्टर हेमा, इन केसेस में PSA का रेगुलर स्क्रीनिंग करवाने कोई क्यों जाएगा? जब उनको कोई साइंस और सिम्टम्स है ही नहीं, तो कोई क्यों PSA टेस्ट रेगुलर करवाएगा? और अगर नहीं करवाता है तो क्या होता है? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नहीं करवाता है तो क्या होता है. सो हम डर के मारे कुछ टेस्ट नहीं करवाते कि भाई मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ. और ये लॉजिकल भी है कि देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस कि भाई हॉस्पिटल में जाऊँगा तो ये होगा वो होगा, ये लोग पकड़ के टेस्ट कर लेंगे, कुछ ना कुछ निकालेंगे और मुझे कुछ भी नहीं है फिर भी कुछ तो कर ही देंगे. सो ये एक्चुअली सही नहीं है. मतलब डर इज़ अ नेचुरल थिंग, लेकिन डर के आगे ही जीत है, स्पेशली इन कैंसर. सो इसके लिए PSA करवाना चाहिए क्योंकि इट्स अ वेरी गुड मार्कर और उससे आपको प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेज में मालूम पड़ता है. और इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं होती है. इट हार्डली कॉस्ट 500 रुपीज़ का टेस्ट. अभी हर बार आप हेल्थ चेकअप में लिपिड प्रोफाइल ये सब करवाते रहे, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. लेकिन कोलेस्टेरॉल थोड़ा इधर से उधर हुआ तो कुछ ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, बट PSA इधर से उधर हुआ तो इट कैन बी लाइफ एंड डेथ इश्यू. सो डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल ही नहीं है, बट PSA कराते रहेंगे तो आपको अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिलेगा. And it can be curative. It can actually save life. So मैं तो बोलता हूँ कि a simple blood test worth 500 rupees can save your life. Please go ahead and do it. It does not require any thought. I mean, not a very serious discussion at least. और दूसरा जो आपने पूछा कि क्या हो सकता है अगर नहीं कराया. So इनिशियली कुछ नहीं होगा. मान लीजिए प्रोस्टेट कैंसर है और PSA आपका 10 है, आपने कराया ही नहीं, तो लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर से ये कैंसर बढ़ने वाला है. कुछ सालों में ये आगे फैल जाएगा, फिर सिम्टम्स हो गए. सो ये जो लॉजिक है कि मैं सिम्टम नहीं है तो मैं क्यों कराऊं. सिम्टम्स जब होते हैं, सपोज किसी को बोन पेन हुआ, मैं बहुत सारे पेशेंट्स देखता हूं जिसको बैक एक हो रहा है, दर्द हो रहा है. सो लोग बोलते हैं कि मुझे उम्र मेरी बढ़ गई है तो हड्डियों का वो प्रॉब्लम्स है, सो इसलिए मुझे बैक एक हो रहा है. एक्चुअली इट इज़ कैंसर विच स्प्रेड टू द बोन्स. और बहुत सारी बार मैं देखता हूँ क्लिनिशियंस, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, बहुत सारे अदर क्लिनिशियंस ऑल्सो,
दे विल गिव मेडिसिन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन कोई PSA कराएगा तो मालूम पड़ेगा कि 100 से ज़्यादा है और उसको कैंसर फैल चुका है। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है बाय द टाइम दे आर डायग्नोस। तो यही PSA जो सिम्टम्स पे उन्होंने कराया तब 100 निकला, 5 साल पहले कराया होगा तो 10 निकलता और प्रोस्टेट निकाल सकते थे, और ही वुड हैव बीन सेव्ड ऑफ ऑल द मिजरी एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कैंसर। सो दिस इज द रीजन व्हाई। ये डराने वाली बात नहीं है, बट ये समझने वाली बात है, आई वुड से, मोर देन डरने वाली बात। समझने से ही अवेयरनेस आएगी और ये सब चीज़ें रोक पाएंगे, इंसान अपने खुद से ही अपने आप अवेयर होके कर पाएगा। डॉक्टर विपुल, आपने जब बताया स्लो ग्रोइंग प्रोस्टेट और एडवांस स्टेज का प्रोस्टेट, तो ये ग्रेडिंग आप कैसे डिसाइड करते हैं कि प्रोस्टेट कितना फैला है, कौन से स्टेज में है, और हर एक स्टेज के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क आता है? सो ये TNM स्टेजिंग, उसको TNM स्टेजिंग बोलते हैं। 1 2 3 4 स्टेज होता है। जैसे कि इंसिडेंटल डायग्नोस होता है, सादी सर्जरी करते हैं, उसमें से अगर प्रोस्टेट का कैंसर निकलते उसको स्टेज 1 बोलते। MRI कराते या फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अगर प्रोस्टेट के अंदर ही कोई गठन है तो उसको स्टेज 2 बोलते। प्रोस्टेट के जस्ट साइड में कुछ गया है, प्रोस्टेट के बाहर थोड़ा बहुत गया है लेकिन बॉडी में और कोई जगह पे नहीं है, जैसे कि पीछे जो सेमिनल वेसिकल या वीर्य की थैली बोलते हैं उसमें गया था, तो उसको तीसरे स्टेज का प्रोस्टेट का कैंसर बोलता है। उसमें से निकल के अगर और बाहर कोई जगह पे, जैसे कि बोन में चला गया, जैसे कि लिम्फ नोड में चला गया, लीवर में चला गया, तो उसको स्टेज 4 बोलते हैं। तो हर एक स्टेज की ट्रीटमेंट अलग अलग है। अप टू द स्टेज 3 सर्जरी करके प्रोस्टेट को निकाल सकते हैं। पहले और दूसरे स्टेज में तो डेफिनेटली सर्जरी करके या रेडिएशन दे के उसको क्योर कर सकते हैं, कंप्लीटली क्योर कर से। तीसरे स्टेज में एक स्टेप से ज़्यादा, जैसे कि सर्जरी के साथ रेडिएशन और हार्मोनल ट्रीटमेंट चाहिए। और स्टेज 4 में अगर हम सोचें तो उसमें परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे साल, जैसे कि 5 साल या 7 साल या 8 साल तक एवरेज लाइफ हम पेशेंट को दे सकते हैं। अभी जो रिसेंट ट्रीटमेंट आई है, जो मेडिसिन से, कीमोथेरापी है और अलग अलग जो भी अभी थेरापी से हम काफ़ी लंबी लाइफ ले सकते हैं। राइट, आपने ट्रीटमेंट और उसमें एडवांसमेंट्स की बात की। डॉक्टर हेमांग, प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट तक क्या क्या ऐसे एडवांसमेंट्स आप देख रहे हैं, खासकर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और रोबोटिक्स में भी इतना जब डेवलपमेंट हो रहा है, तो प्रोस्टेट कैंसर में टेक्नोलॉजी का यूज़, आप क्या उसका फ्यूचर देख रहे हैं? हाँ, बहुत क्रांतिकारी डेवलपमेंट्स हुए हैं प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट और लैंडस्केप में। जैसे एक तो हम डिस्कस कर चुके, PSA तो पहले हो चुका, इन द 90s इट केम, और ये डायग्नोसिस में हेल्पफुल रहा। फिर एक पेट स्कैन में एक रेवोल्यूशन आया, जब PSA में पेट स्कैन करके एक पेट स्कैन आया जिसमें बहुत परफेक्टली हम स्टेज कर सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर को। छोटा का छोटा लीजन हम पकड़ सकते हैं, ट्यूमर कहीं पे भी बॉडी में है। पेट स्कैन हैज चेंज द डायग्नोसिस टू अ मोर एक्यूरेट स्टेज। और ट्रीटमेंट की हम बात करें तो पहले सर्जरी की बात करें तो लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर है, कहीं फैला नहीं हुआ है तो हम प्रोस्टेट और आसपास की टिश्यूज को निकाल दें। सिंपल ऑपरेशन, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, जो पहले ओपन सर्जरी से होता था वो लैप्रोस्कोपी से होने लगा, और लास्ट में रोबोटिक्स है। 90% ऑफ द ऑपरेशंस आर दीस डेज डन बाय द रोबोट। रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर इन पीपल हु आर फिट इनफ टू रिसीव। अगर पेशेंट की हेल्थ अच्छी है तो सर्जरी इज द गो टू ट्रीटमेंट, और उसमें रोबोटिक इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू हैव। रोबोटिक सर्जरी हैज कम in the world first time in the year 2000 की साल में। एक्चुअली इट वाज मेंट फॉर द हार्ट, इट टारगेटेड द हार्ट बट हिट द प्रोस्टेट, क्योंकि हार्ट में उतना उस टाइम तो डेवलपमेंट नहीं कर पाए। बट प्रोस्टेट में इसके सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स दिखे कि प्रोस्टेट इज एन ऑर्गन विच इज डीप इनसाइड द पेल्विस, आसपास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, एक्सेस कम मिलता है सर्जरी के लिए, ओपन सर्जरी इज डिफिकल्ट। और रोबोटिक सर्जरी वॉज अ बून कि उसमें ब्लीडिंग कम हो रहा है, इन्फेक्शन कम हो रहा है क्योंकि ओपन सर्जरी नहीं है, डिस्चार्ज हो रहा है अर्ली, पेन हो रहा है, पेन फ्री हो है रिलेटिवली। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इज कि उसमें यूरिन का कंट्रोल बिल्कुल जल्दी से आता है और पूरा आता है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। ये चीज़ है जो रेवोल्यूशनाइज कर गई प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट।
और आजकल हर एक जगह पे रोबोट अवेलेबल है, आइदर द ओरिजिनल इंट्यूटिव मॉडल और इंडियन रोबोट्स भी अभी आने लगे हैं. सो मेक इन इंडिया रोबोट्स हैव आल्सो एंटर्ड द मार्केट. सो मोर एंड मोर ऑफ दीज पेशेंट्स गेट द बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी. फिर रेडिएशन थेरेपी में भी काफ़ी डेवलपमेंट्स आए. दे बिकम मोर प्रिसाइज इन टारगेटिंग, मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स के साथ. मेडिकल थेरेपी में भी बहुत सारी नई ड्रग्स आई, हार्मोनल थेरेपी, कीमोथेरेपी, सेकंड लाइन हार्मोनल थेरेपी. तो ये लाइफ प्रोलॉन्गिंग ड्रग्स का भी बहुत योगदान है कि हम फोर्थ स्टेज में भी आदमी की लाइफ को हम 5-7 या ज़्यादा साल तक हम एक्सटेंड कर पाए. सो इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इन अ गुड वे कि प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट आज के ज़माने में इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस. बिल्कुल. हर कोई सर्जरी की कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होती ही है, चाहे वो छोटी सी सर्जरी हो या बहुत बड़ा ऑपरेशन हो. डॉक्टर हिप्को, जनरली लोगों में सर्जरी के नाम से एक डर सा तो बैठा होता है, जल्दी कोई तैयार नहीं होता है. लेकिन प्रोस्टेट कैंसर की जब सर्जरी की बात की जाए तो ऑफ कोर्स उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी होती होंगी. क्या क्या ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट्स में जनरली देखने को मिलती है? जनरली पहले क्या होता था कि ये ओपन सर्जरी होती थी, जैसे कि डॉक्टर हेमांग सर ने बताया 2000 की साल पहले ओपन सर्जरी होती थी. तब अगर सोचे जाए तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते थे. यूरिन लीक होना, फिर स्ट्रिक्चर हो जाना, फिर इम्पोर्टेंस यानी कि सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम हो जाना, तो उसके बाद परमानेंट इनकंटिनेंस रह जाना, उनके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होना. लेकिन अब जब हम 2020-25 में ये बात कर रहे तो ये कॉम्प्लिकेशन काफ़ी हद तक, मानो कि 1 to 5% में ये कॉम्प्लिकेशन रहे. काफ़ी हद तक ये कॉम्प्लिकेशन जैसे ही रोबोट आए तो कम हो गए. अभी मेन बाकी सब कॉम्प्लिकेशन को, अगर एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो हर एक सर्जरी में होता है उसको छोड़ दो, ये प्रोस्टेट की सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें तो 2 मेन कॉम्प्लिकेशन अभी प्रोस्टेट की सर्जरी में हो रहा है. एक जो कि परमानेंट है और दूसरा जो कि टेम्पररी है. जो परमानेंट कॉम्प्लिकेशन में हम बात करें तो उसका जो सेक्सुअल फंक्शन होता है वो डाउन हो जाता है. हालांकि उसमें भी नई टेक्निक ये सब आ गई है जिसमें नर्व को प्रिजर्व करके सर्जरी करते हैं, तो उसमें ये जो सेक्सुअल फंक्शन में जो डैमेज होने का चांसेस होता है वो कम हो जाता है. लेकिन परमानेंट ऐसा हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि वो नहीं होगा, नंबर 1. दूसरी चीज़ है उसका जो वीर्य आने का होता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि ये ऑपरेशन में वीर्य की जो बैग होती है, सेमिनल वेसिकल है, उसको हम निकाल देते हैं. तो वो ये दोनों परमानेंट कॉम्प्लिकेशन है. टेम्पररी कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें तो ऑपरेशन के बाद यूरिन लीक होना थोड़े से लेके ज़्यादा तक, लाइक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन लीक से लेके काफ़ी हद तक ज़्यादा यूरिन लीक होना इनिशियल 2 to 3 मंथ तक रहता है. बाद में कीगल नाम की एक जो एक्सरसाइज है जो पेल्विक फ्लोर मसल का स्ट्रेंथन करती है, वो हम उसको सिखाते हैं तो धीरे 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 मोर देन 95% लोगों में यूरिनरी इनकंटिनेंस 3 to 6 मंथ के अंदर क्योर हो जाता है. तो अभी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ये 2 मेन कॉम्प्लिकेशन है. अभी जो उससे आगे सोचा जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हॉस्पिटल स्टे, रेट ऑफ इन्फेक्शन, ये सब अभी के ज़माने में 2020-25 में अगर हम सोचते हैं तो विच इज़ लेस देन 1%. सो काफ़ी कम है. बिल्कुल. तो जैसे एडवांसमेंट हुआ है ट्रीटमेंट ऑप्शंस में और अर्ली स्क्रीनिंग में, वैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होती गई हैं और इस पेशेंट की ट्रीटमेंट के बाद की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें भी सुधार आया है. यस. अभी कोई भी कैंसर में हमें 5 ईयर सर्वाइवल रेट को एस्टेब्लिश को मार्कर है कि भाई लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर है, यानी कि स्टेज 1-2 की बात करें अप टू 2, तो 5 ईयर सर्वाइवल इज मोर देन 98%, which is very good as compared to other cancers, right? And if we think about metastatic prostate cancer, the 5 year survival rate is around 30 to 40%. Okay. So ये पूरा वर्ल्ड का डेटा है कि 30 to 40% वर्सेस 98%. तो आप सोचिए कि अगर इसका डायग्नोसिस अर्ली हो जाता है तो हर 100 लोगों में से अगर ये लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर है तो 100 में से 98 लोग 5 साल तक जिएंगे. अगर वो मेटास्टेसिस यानी कि स्टेज 4 में चला जाएगा तो वहाँ पे सर्जरी नहीं हो सकती और सिर्फ ट्रीटमेंट के साथ 30% 30 लोग ही 5 साल तक जिएंगे. सो दैट इज
very big difference. Yes, it's a big gap. Yes. प्रॉपर स्क्रीनिंग और प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट की साइड से भी आफ्टर ट्रीटमेंट जो भी केयर करनी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्टर हिमा, प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट की ट्रीटमेंट के बाद क्या उनको केयर लेनी चाहिए? कितने वक्त तक उनको कैंसर की जो स्क्रीनिंग है वो करवाते रहना चाहिए? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक कैंसर की तरह प्रोस्टेट कैंसर में भी रेगुलर और लॉन्ग टर्म फॉलोअप इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कैंसर बेसिकली स्लो ग्रोइंग है प्रोस्टेट कैंसर। सो इनिशियली तो आपका PSA कंट्रोल में ही रहने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कोई भी ट्रीटमेंट लो, आप सर्जरी लो, रेडिएशन लो, हार्मोन ट्रीटमेंट लो, कौन सा पैरामीटर बताएगा कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है? आपका PSA मेनली। सो PSA जो पहले था उससे कहीं ज़्यादा कम हो जाएगा। सपोज सर्जरी की है तो PSA शुड बी लेस देन 0.2। ओके, सो इफ इट इज लेस देन 0.2 मतलब बॉडी में कहीं कैंसर नहीं है और हमें अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हर 3 महीने पे PSA का फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी तकलीफ नहीं है तो भी आप पर्सनली नहीं जा सकते हो तो एटलीस्ट बाय ईमेल, व्हाट्सएप, बाय एनी हाउ यू कॉन्टैक्ट योर सर्जन कि मेरा PSA इतना है। दिस शुड बी देयर फॉर एटलीस्ट 5 years, एवरी 3 months शुरू में, फिर एवरी 6 months आपके सर्जन बताएंगे। सो अपार्ट फ्रॉम PSA और भी है, जैसे क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। कई बार PSA बढ़ने पर आपको आपके यूरो-ऑन्कोलॉजिस्ट बोलेंगे कि पेट स्कैन कराना है। सो वॉट एवर योर डॉक्टर सेज यू हैव टू फॉलो, लेकिन फॉलो अप ज़रूरी है, मेनली PSA बट ऑल्सो ऑन क्लिनिकल। आप क्लिनिकल सिम्टम, कोई तकलीफ है वगैरह तो आप बीच में भी दिखाने जा सकते हैं। जब भी हम कैंसर ये वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहला उसका मेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, और जब प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट हो जाती है या प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस होता है उसी वक्त से पेशेंट की मेंटल हेल्थ पर भी काफ़ी कुछ असर पड़ता है और उसकी फैमिली पर भी इस बात का असर पड़ता है। डॉक्टर विपुल, प्रोस्टेट कैंसर का क्या इम्पोर्टेंस है मेंटल हेल्थ के साथ? उसको कैसे आप कनेक्ट करते हैं और किस तरीके से आप पेशेंट को उसकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में हेल्प करते हैं थ्रू आउट द प्रोसीजर? सो ये कैंसर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही पूरी फैमिली में, समाज में, फ्रेंड्स में कैंसर इज इक्वल टू कैंसर। दैट मीन्स सब सोचने से लगता है कि अभी ये थोड़े साल का मेहमान है फिर चला जाएगा, लेकिन फॉर द प्रोस्टेट कैंसर वंस द पेशेंट हमारी क्लिनिक में आता है, OPD में आते हैं, तो उसको हम पहले ही रीएश्योर करते हैं कि भाई दिस कैंसर इज डिफरेंट देन द अदर कैंसर्स। ठीक है, अगर कोई गॉड आपको बोलेगा कि नहीं तेरे को मैं एक तो कैंसर देने ही वाला हूँ, तो हम उसको बोलते कि भाई तू प्रोस्टेट का कैंसर मांग ले, क्योंकि इज वेरी स्लो ग्रोइंग। और इवन इफ इट इज अ 4th स्टेज, लाइक अगर ये फेल भी गया है तो भी आदमी 5 से 7 साल तक जीता है। हालांकि वो किसी भी और कैंसर आप उठा लोगे, जैसे कि लंग का कैंसर इसी स्टेज 2 स्टेज में रखो, स्टेज 4 लंग कैंसर, स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर, तो उसमें 12 महीना जिएगा। सो सर्वाइवल इन फ्यू मंथ्स। लाइक ब्लैडर का कैंसर उठा लो तो फिर उसमें सर्वाइवल इज ओनली इन मंथ्स, वेरेज इन प्रोस्टेट कैंसर दिस इज इन ईयर्स। सो पहले से वहाँ से हमारा रीएश्योरेंस शुरू होता है डे 1 से, कि फर्स्ट कंसर्न कि ये कैंसर अच्छा है और आपका बहुत अच्छा सर्वाइवल है। अगर ये लोकलाइज है तो ये काफ़ी सारे हद तक चांस है कि पूरा मिट जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि उसको, इसका मतलब ये नहीं कि सर्जरी कर दिया, रेडिएशन दे दिया, हार्मोन दे दिया, डेट मीन्स इज क्योर्ड। यू नीड रेगुलर सर्वेलेंस टू चेक योर PSA and observe the clinical parameters as well as radiological parameters to know whether it is there any signs of recurrence और वापस आता है कि नहीं है, क्या है। एक बार अगर लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर है 3 years कंप्लीट कर लिया तो मानो कि मोर देन 98% क्योर हो गए। बिल्कुल। ठीक है, तो ये कैंसर में थोड़ी अच्छी बात यही है कि इनिशियली हम काउंसलिंग कर सकते हैं कि अच्छा कैंसर है, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग मेंटली, कि आपकी रूटीन जो लाइफ है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। बिल्कुल। तो फिर इसके साथ साथ हमारी हॉस्पिटल में साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम भी होता है। अगर कोई डिप्रेस पेशेंट है या इफ़ वी फील कि इसको ज़रूरत है तो हम डेफिनेटली उसके पास भेजते हैं फॉर द एजुकेशनल पर्पस, फॉर द साइकोलॉजिकल सपोर्ट एज वेल एज अदर सपोर्ट्स, राइट। एज वेल एज सोशल सपोर्ट।
सोशल सपोर्ट के साथ साथ फैमिली का सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी आजकल एक बहुत ही राइजिंग कंसर्न है आज की हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में। डॉक्टर हिमांग, ट्रीटमेंट के बाद लाइफस्टाइल में किस तरीके के चेंजेस करने चाहिए या क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि जो ट्रीटमेंट का आउटकम है वो 100% पेशेंट को बेनिफिट दे? ट्रीटमेंट तो आपके डॉक्टर करेंगे ही, बट पेशेंट को क्या करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट विच इज टेकिंग टू इम्प्रूव हिज सर्वाइवल, टू इम्प्रूव हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ? सो फर्स्ट थिंग इज फिजिकल एक्टिविटी. ये क्लियरली स्टडीज ने बताया है कि more active patients, those who exercise more, those who build their muscle masses, so they tend to tolerate the treatment better and live longer. क्यों? क्योंकि prostate cancer mainly in the last stages affect the bones. तो हड्डियों में जाता है तो हड्डी वीक पड़ जाती है, मसल्स वीक पड़ जाते हैं. सो इन ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए और स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है. सो फिजिकल एक्टिविटी इज़ द फर्स्ट थिंग. बाकी और जनरल मेजर्स है जैसे कि सनलाइट का एक्सपोजर, विटामिन्स का एक्सपोजर, हेल्दी डाइट, ओके, रेड मीट और शुगर काट के जो डाइट आता है दैट इज बेनिफिशियल. टोमेटोज फॉर एग्जांपल, इसमें लाइकोपिन एक्सट्रैक्ट आता है, दे हैव आल्सो बीन फाउंड टू बी बेनिफिशियल. कुछ चीज़ें हैं, बट ओवरऑल बैलेंस्ड हेल्दी डाइट गोज अ लॉन्ग वे इन मेंटेनिंग न्यूट्रिशन ऑफ द पेशेंट एंड fighting the cancer also, improving natural immunity also. ये थोड़े जनरल मेजर्स हैं जो हर एक पेशेंट को करने चाहिए. एंड डोंट मिस योर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट इवन दो यू आर फाइन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कोई भी तकलीफ नहीं है लेकिन आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल्ड है, द डॉक्टर नीड्स टू चेक ऑन समथिंग, PSA है, एक्सरेज है वगैरह. सो रादर देन कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो अभी मेरी ट्रीटमेंट हो चुकी है तो मैं क्यों बार बार डॉक्टर के धक्के खाऊं, दैट इज़ नॉट राइट. मतलब वो आपके लिए अच्छा नहीं है और ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आप रेगुलरली चेकअप कराते रहिए. डॉक्टर हिमांग, हमने मूवीज में ऐसा देखा है कि रोबोट्स सर्जरी करते हैं, तो क्या ये सच में ऐसा ही होता है कि रोबोट सर्जरी करते हैं? क्योंकि ये जनरल एक मिक्स है लोगों में कि जब रोबोटिक सर्जरी का नाम आता है तो डॉक्टर नहीं पर रोबोट सर्जरी करते हैं. और व्हाट इफ अगर रोबोट्स जैसे मूवीज में दिखाते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो क्या ये सर्जरी, ये ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? सो ये रोबोटिक सर्जरी में अभी हम साइंस वो लेवल पे नहीं पहुंचा है जहां रोबोट खुद सर्जरी कर सकते हैं. ऑटोनोमस रोबोटिक सर्जरी इज राइट नाउ नॉट पॉसिबल. सो सर्जन गाइडेड रोबोटिक सर्जरी होती है. इट्स अ मास्टर स्लेव सिस्टम जो अभी की रोबोटिक सर्जरी है, उसमें रोबोट हेल्प्स द सर्जन. सो मूवमेंट्स आर done by the surgeon which are transmitted through the robot to the patient's body. ऐसा है कि सर्जन बैठ के कंसोल पे रोबोट के मैं कुछ मूवमेंट करूंगा तो पेशेंट के बॉडी के अंदर वो मूवमेंट रोबोट करेगा, बट कंट्रोल सर्जन पास, मेरे पास है. सो सर्जन डज द मूवमेंट्स, और सर्जन से कॉम्प्लिकेशन हुआ तो ही अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड टेकिंग द पेशेंट आउट ऑफ इट. सो रोबोट का कोई उसमें वो नहीं है. रोबोट इज अ फैसिलिटेटर. ऐसा बोलते हैं कि रोबोट मेक्स द सर्जन सी 10 times बिगर. फॉर एग्जांपल, विजन इज 10 times बिगर. मैं मेरी आंख से ओपन सर्जरी करूं फिर रोबोट में मुझे 10 गुना ज़्यादा अच्छा दिखता है, बड़ा दिखता है, और उसके इंस्ट्रूमेंट्स फ्लेक्सिबल है तो मैं अच्छी तरह से काम कर सकता हूँ कन्फाइंड स्पेस में. सो दैट इज द एडवांटेज, मोर प्रिसिशन है. और दूसरा जो आपने सवाल पूछा दैट इज इम्पोर्टेंट, रोबोट माल फंक्शन हो गया तो क्या? सो रोबोट बंद हो गया सपोज, सो देयर आर सिस्टम चेक्स टू एंश्योर कि दिस नॉट हैपन. और एक्चुअल हजारों पेशेंट्स के स्टडीज डिफरेंट कंट्रीज में हो चुके हैं. द इंसिडेंस ऑफ अ रोबोट माल फंक्शनिंग इज लेस देन 0.1%. सो 0.0 समथिंग इज द एक्चुअल इंसिडेंस. सो इट इज एक्सट्रीमली रेयर. हमने हजारों रोबोटिक के ऑपरेशंस किए हैं और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि रोबोट बंद हो गया और हमें ये सर्जरी ओपन करनी पड़ी या लेप्रोस्कोपी से करनी पड़ी. ऐसा हो सकता है, टेक्निकली इट इज पॉसिबल, बट इट इज एक्सट्रीमली रेयर. मच मोर रेयर देन कि आप स्ट्रीट क्रॉस कर रहे हो और आपको कार ने टक्कर मार दी, उससे भी कम चांस है, 10 times लेस. सो इट इज एक्सट्रीमली लेस. सो ये चिंता वाली बात नहीं है. कोई भी पेशेंट नेचुरली ही विल फील कि मैं रोबोट के भरोसे में सर्जरी करवा रहा हूँ तो रोबोट में प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा. तो ऐसा नहीं होता है. सो इट इज फुल प्रूफ. इट्स लाइक
वेरी वेरी सेफ। ओके, तो जब भी अगर ऑपरेशन थिएटर में आपको जाना पड़े सैडली और कहे कि आपको रोबोटिक सर्जरी के लिए जाना है, तो डोंट इमेजिन के ऑपरेशन थिएटर में आपके सामने डॉक्टर की जगह रोबोट खड़ा होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। एंड ये सर्जरी, ये ट्रीटमेंट बहुत ही सेफ है एंड थैंक्स टू आवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कि हमारी लाइफ को इतना अच्छा और इतना लॉन्गेविटी बढ़ाने में मदद करती है। डॉक्टर विपुल, अगर फैमिली हिस्ट्री रही हो प्रोस्टेट कैंसर की किसी की फैमिली में, तो उस मेल को, जैसे उसकी एज 50 प्लस होती है या 45 प्लस 50 60 में आते हैं वो, तो कब से उन्हें पीएसए का टेस्ट करवाना चाहिए? सो अगर फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है या फिर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर होने का चांसेस 2 गुना या 3 गुना होता है। तो जनरली अभी की जो गाइडलाइन है दुनिया की, वो रिकमेंड करती है कि पीएसए का टेस्ट 45 इयर्स एज से शुरू करना चाहिए और एवरी ईयरली अप टू द 55 इयर्स तक होना चाहिए। आफ्टर 55 इयर्स एवरी 6 मंथली, और जनरल पॉपुलेशन के लिए 55 इयर्स के बाद एवरी ईयरली पीएसए का टेस्ट करवाना चाहिए। सो चलिए, यहाँ पे सवाल जवाबों की जो हमारी कड़ी है उसको थोड़ी रोक लगाते हैं और चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। तो डॉक्टर्स, यहाँ पे क्विक क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और आपको उसके क्विक शॉर्ट आंसर्स देने हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को एक क्विक की मिल जाए अपनी हेल्थ को ज़्यादा अच्छा करने के लिए। डॉक्टर विपुल, आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे। लोग ऐसा मानते हैं कि स्पाइसी फूड खाने से कैंसर होता है, क्या ये सही है? Wrong. There is a very minimal relation between food and prostate cancer. ओके, तो डॉक्टर हेमांग, ऐसा भी सुनने को आया है कि ज़्यादा दूध पीने से कैंसर क्योर हो जाता है या ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल करने से कैंसर क्योर हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर में ये बात लागू करती? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूध और अदरक या कोई भी डाइट का इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं है प्रोस्टेट कैंसर से। स्मोकिंग हो गया, जैसे बैड हैबिट्स की बात करें या जो हमारी नेगेटिव लाइफस्टाइल की बात है, स्मोकिंग है या ज़्यादा अल्कोहल लेना, ये सब में प्रोस्टेट कैंसर से सबसे ज़्यादा लिंक्ड आदत कौन सी है? So actually आप पूछते हैं तो कोई भी लिंक प्रोस्टेट कैंसर से नहीं है। There is no relation between smoking, alcohol और bad habit with prostate cancer. तो इसका मतलब कि अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है या अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसको प्रोस्टेट कैंसर होने के चांस बिल्कुल भी नहीं। That doesn't mean prostate दूसरे कैंसर होने का चांसेस है, of course. It's not good for the health. But अब तक का जो एविडेंस है उसमें इसका कोई प्रोस्टेट कैंसर से लिंक अब तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। ओके, डॉक्टर हेमांग, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रोस्टेट कैंसर एंड सेक्स? सो सेक्सुअल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा है उतना प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस कम होगा। सो देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप। सो ऐसा एक स्टडी में माना गया है कि 21 बार इजैकुलेशन अगर मेल को होता है देन द चांसेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर आर वेरी वेरी लो। सो इनवर्स कोरिलेशन है, मोर सेक्स लेस कैंसर। सो सेक्स इज गुड फॉर अ मैन्स हेल्थ, यू कैन से दैट, एस्पेशली फॉर प्रोस्टेट कैंसर। एक सबसे ज़्यादा कॉमन मिथ ये भी है डॉक्टर विपुल कि एक बार प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी अगर करवाई तो अब जिंदगी भर कैथेटर लगा के नली लेके घूमना पड़ता। That is wrong. That is wrong. In today's scenario, patient need 10 days catheterization, maximum 7 to 10 days. 10वें दिन पे उसका कैथेटर निकल जाता है, he can pass freely. So इनिशियल स्टेज में थोड़ा लीक होने का चांसेस रहता है, लेकिन पूरी लाइफ कैथेटर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हेमांग, अभी अभी मुझे ये भी जानने को मिला कि आपने 1500 से ज़्यादा रोबोटिक सर्जरीज की है। इस फैसिलिटी में रोबोटिक सर्जरी के साथ साथ और क्या फैसिलिटीज़ आप पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं? सो हमारे सेंटर में आपने जैसे बताया, हमारा कंबाइंड एक्सपीरियंस मोर देन 1500 रोबोटिक सर्जरीज का है, मेनली इन द फील्ड ऑफ यूरिनरी ट्रैक कैंसर्स। ओके, सो वी आर अमंग्स द टॉप 5 डिपार्टमेंट्स इन द कंट्री टू as far as robotic surgery volume goes in uro-oncology। और हम कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर ट्रीटमेंट देते हैं, प्रोस्टेट कैंसर और यूरिनरी ट्रैक कैंसर, जैसे ब्लैडर कैंसर है, किडनी कैंसर है। यहाँ एक ही रूफ के अंदर हमें सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, मेडिकल थेरेपी, जेनेटिक टेस्टिंग, इन्वेस्टिगेशन सब अवेलेबल है, एंड एवरीथिंग इज हैविंग स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग पैथोलॉजी। सो पेशेंट गेट्स कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट इन द बेस्ट ऑफ ऑल थिंग। खाली सर्जरी करने से तो बात नहीं बन जाती। कैंसर में यू नीड वो लॉन्ग टर्म फॉलोअप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशंस,
मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की हमें दूसरे कलीग्स का भी ज़रूरत पड़ता है, कभी कभी रेडिएशन कलीग्स, मेडिकल ऑन्कोलॉजी कलीग्स से. So that is what makes us happy and which makes our patients also satisfied कि यहाँ पे you get a complete treatment in one roof. So and apart from robotics we also do laparoscopy and open surgery as well. कभी कभी for example बहुत बड़ा ट्यूमर है किडनी का, so we still do open surgery. It has some role. कभी कभी हम करते भी हैं. The ट्रीटमेंट इज टेलर्ड टू अ पेशेंट्स डिजीज एंड कंडीशन कि क्या डिजीज का स्टेज है, क्या ट्यूमर है और कौन सा अप्रोच सबसे अच्छा रहेगा. आई एम फॉर्चुनेट टू बी ब्लेस्ड विथ अ वेरी गुड टीम इन अ वेरी गुड सेटअप, सो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. डॉक्टर विपुल, प्रोस्टेट कैंसर है ओवरऑल यूरोलॉजिकल हेल्थ को लेके लोगों में अवेयरनेस बढ़े, उसके लिए हमारे व्यूअर्स को आपका क्या मैसेज? मेरा मैसेज प्रोस्टेट कैंसर और यूरोलॉजिकल कैंसर में यही है कि प्रोस्टेट कैंसर में इफ़ उसका डायग्नोसिस अर्ली हो जाता है, जो कि हालांकि एक सिंपल PSA के टेस्ट से होता है, आपको बिफोर सिम्टम्स, जिस दिन उसका सिम्टम्स आएगा उस दिन काफ़ी लेट हो गया होगा या फिर वो चौथे स्टेज में गया होगा, तो PS टेस्ट रेगुलरली आप 55 इयर्स के एज के बाद एवरी ईयरली एटलीस्ट एक बार करवाते रहिए. इफ़ you detect higher PSA, consult your doctor or uro-oncologist or urologist. So my message is simple: do the test before symptoms will arrive. So वही की है कि कैंसर में क्योर होने का सबसे अच्छा चांसेस है. थैंक यू डॉक्टर विपुल. डॉक्टर हिमांग, आपका क्या मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? सो एज डॉक्टर विपुल ने कहा कि PSA करवाते रहिए, दैट इज द फर्स्ट मैसेज. सेकंड इज डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स, क्योंकि शुरू के स्टेज में यूरिन में तकलीफ होना, हेजिटेंसी होना, धीरे होना, बारी बारी जाना, सो पीपल एट्रीब्यूटेड कि ये तो उम्र के बढ़ते हुए ये सब नॉर्मल ही है, सो मुझे क्यों डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है. और ये बिनाइन एनलार्जमेंट प्रोस्टेट की है, उसमें भी सेम सिम्टम्स मिलते हैं. सो कैंसर हिडन कैंसर रहता है, सिम्टम्स सेम होते हैं, but don't ignore your symptoms and consult a urologist immediately when you have these symptoms. कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन at least something serious like prostate cancer is ruled out. इसलिए भी urologist के पास जाने की ज़रूरत है. डरने की ज़रूरत नहीं है, दवाई से भी ये ठीक हो सकता है, simple enlargement. So because the initial symptoms are the same in benign enlargement and cancerous enlargement of the prostate, never ignore your symptoms. Consult a urologist the moment you have these symptoms. डॉक्टर विपुल और डॉक्टर हिमांग ने प्रोस्टेट कैंसर की ABCD हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाई. आई एम वेरी श्योर इनकी बातों से आप सभी को बहुत ही फायदा होगा. एंड PSA टेस्ट के बारे में इन्होंने जो भी बात बताई वो बिल्कुल आप याद रखिएगा, ताकि अगर आप में, आपकी फैमिली में अगर प्रोस्टेट की हिस्ट्री रही हो तो आप उन्हें अर्ली स्क्रीनिंग के लिए भेज सकते हैं और अपनी फैमिली की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल बना सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर विपुल, थैंक यू डॉक्टर हिमांग फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाल के आपने बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर की. थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू सो मच. एंड ऑल्सो थैंक यू व्यूअर्स, आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम Spotify, Instagram, Apple पॉडकास्ट और YouTube पर भी अवेलेबल हैं. तो ऐसे ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट्स के लिए हमारे साथ यूरो वेलनेस पॉडकास्ट से जुड़े रहिए. फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.